मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। ये क्लास है आपका करंट बैंकिंग और करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस 2022 का। ये आपका एग्ज़ाम जो टारगेट है 24 सितंबर 2022 को लॉ ऑफिसर्स स्केल 2 का, उसी के लिए सेशन आपके लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड किए चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उन प्लेलिस्ट को देखकर करंट की बैंकिंग और करंट के फाइनेंशियल के नोट्स बना सकते हैं। और ये क्लास आपके किस एग्ज़ाम को बेनिफिट करेगा, तो यहाँ पे जो आरआरबी असिस्टेंट के मेंस का पेपर होगा जो आगे आगामी डेट में प्रस्तावित है, और आरआरबी स्केल 1 का जो मेंस होगा उनके लिए, और आगे आने वाले जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होंगे जिसमें करंट या बैंकिंग फाइनेंस पूछा जाना है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके लिए अब कितने दिन बच रहे हैं। तो 6 मंथ 22 डेज़ आपके लिए बच रहे हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ये ध्यान रखें, आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए टाइम टेबल बना लीजिए, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो आज चैनल पे नए होंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से ऐड हो लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले टेलीग्राम में दी जाती है। तो आज की पहली न्यूज़ है, यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एमएसएमई का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो यूनियन बैंक ने एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके सहयोग से लॉन्च किया है, एनपीसीआई के सहयोग से लॉन्च किया है। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये जितने भी हमारे यहाँ यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम हैं उनके लिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये छाता संग्रह है। यूबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड ये इस उद्योग के लिए ये अपनी तरह का पहला है। यानी ये अगर देखा जाए कि ऐसे क्रेडिट कार्ड क्या किसी बैंक ने लॉन्च किया है जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए हो, तो नहीं, ये पहली पहल है यूबीआई के द्वारा। जो एमएसएमई के बोरोवर हैं, यानी जो एमएसएमई के लिए जो बिजनेस चलाते हैं, जिनको वाकई पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए यूबीआई ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये उद्योग के लोग इनसे पैसे उधार ले सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। यूबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ जो हैं राज किरण राय जी हैं। राज किरण राय जी इसके सीईओ हैं, ठीक है, ये भी नोट कर लें। यहाँ पे अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई के मंत्री कौन है, ठीक है, मंत्री कौन है ये कमेंट में आप बता दीजिए। और एक एमएसएमई का सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, ठीक है, सिंधुदुर्ग के महाराष्ट्र में ये सम्मेलन हुआ है, और यहीं पर जो मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री हैं, उन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पर दूसरी न्यूज है भारती एयरटेल से रिलेटेड। भारती एयरटेल क्या कर रही है, वोडाफोन का स्टेक है 4.7% का एक्वायर कर रही है भारती एयरटेल। वोडाफोन के ये शेयर किस में है, इंडस टावर में है। यानी अगर देखें इंडस टावर में टोटल वोडाफोन के शेयर कितने हैं, 28.1% टोटल शेयर हैं वोडाफोन के। इनमें से 4.7% की जो एक्वायर है, स्टेक एक्वायर कर रही है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर आप पिक में एयरटेल देख सकते हैं और यहाँ पर वोडाफोन देख सकते हैं। तो यहाँ पर एयरटेल के द्वारा वोडाफोन का 4.7% जो इंडस टावर में इनका स्टेक है वो परचेज कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है। तो इससे भारतीय एयरटेल का जो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल इनकी जो हो जाएगी 46.4% टोटल इनकी स्टेक हो जाएगी भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो सुनील मित्तल इसके जो हैं संस्थापक थे। और इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ हैं गोपाल विट्ठल जी, ठीक है, गोपाल विट्ठल इसके सीईओ हैं। इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में भारतीय एयरटेल का स्टेट एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पर थर्ड न्यूज जो है वो रिलेटेड है कर्नाटक बैंक से। कर्नाटक बैंक ने क्या किया है, ओन 3 बैंकिंग टेक्निकल अवार्ड, इन्होंने 3 बैंकिंग टेक्निकल अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, पहला पुरस्कार इन्होंने जीता है टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का, यानी जो टेक्निकल बैंक है उसका खिताब इन्होंने जीता है। दूसरा क्या है, वेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, यानी वेस्ट फिनटेक एडॉप्शन में दूसरा पुरस्कार जीता है। तीसरा जो है वेस्ट यूज ऑफ एआई एमएल एंड डेटा एनालिटिकल। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जहां पे इन्होंने तीनों पुरस्कार जीते हैं। यहाँ पर आप कर्नाटक बैंक को इस वर्ष का बेस्ट टेक्निकल बैंक कह सकते हैं। इस तरह से आप कर्नाटक बैंक को बेस्ट टेक्निकल बैंक कह सकते हैं। यहाँ पर कर्नाटक बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में,
और इनके एमडी सीईओ हैं वो हैं महाबलेश्वर एस। महाबलेश्वर एस इसके एमडी सीईओ हैं और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ देख लीजिए कर्नाटक बैंक का जो पुरस्कार है ना, यहाँ पर देखिए वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगली न्यूज है चेतन घाटे जी से रिलेटेड। चेतन घाटे जी को क्या बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास संस्थान का इनको न्यू डायरेक्टर बनाया गया है। नया निदेशक चेतन घाटे जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है तरुण दास, ये भी याद रखिएगा। और इनका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो हुआ था 1952 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखें। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ढेर सारे बैंक देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड केनरा बैंक। ये सारे बैंक मिलकर IDRCL जो है, ठीक है, इसमें ये लोग स्टेक खरीद रहे हैं, हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो IDRCL है, ठीक है, उसका पूरा नाम है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये सब लोगों ने स्टेक खरीद रखा है पहले से। काफ़ी लोग, जैसे SBI का कितना स्टेक है, तो SBI का 12.3% है। ठीक है, PNB का कितना है, PNB का 11.18% है। बैंक ऑफ बड़ौदा कितना है, 12.30%। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टेक खरीद रखा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कितना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 12.13% इनका भी है। केनरा बैंक का कितना है, 14.9% केनरा बैंक का है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इनका 6.2% बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। इतने स्टेक इन सारे बैंकों का IDRCL में है। अब बात क्या यहाँ पे है, यहाँ पर बात ये है कि ये लोग 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक ये लोग अपनी हिस्सेदारी IDRCL में घटाएंगे। यानी ये लोग अपनी जो स्टेक है वो कम करेंगे, किसी ना किसी को ये लोग अपनी जो स्टेक है वो सेल करेंगे। जैसे SBI 31 मार्च 2022 तक कितना स्टेक कम करेगा, तो SBI करेगा 5% स्टेक कम। PNB कितना करेगा, 5% स्टेक कम ये भी करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कितना करेगा, 9.9% जो स्टेक है बैंक ऑफ बड़ौदा कम करेगा। UBI कितना कम करेगा, 10% UBI कम करेगा। और केनरा बैंक कितना करेगा, केनरा बैंक 5% करेगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना करेगा, 4% बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कम स्टेक कौन कर रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा अपना स्टेक कम कर रहा है। 31 मार्च 2022 तक कितने कर रहे हैं, 10% अपनी स्टेक घटा रहा IDRCL में। यहाँ पर NARCL और IDRCL ये दोनों न्यूज में हैं, क्योंकि अभी RBI के द्वारा बैड लोन का कॉन्सेप्ट लाया है। ये हम अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है, बैड बैंक के रूप में इन दोनों को स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर अगर NARCL की बात करें, जिसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बोलते हैं, इनमें 51% शेयर कितना है, किसका है, PSB है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनका शेयर है। और ये गवर्न कहाँ से होता है, जो हमारा कंपनी एक्ट है वहाँ से NARCL को गवर्न किया जाता है। यहाँ पर जो NARCL है और IDRCL है, इन दोनों को लाया क्यों गया था, जो हमारे स्ट्रेस असेट हैं, ठीक है, जो तनावग्रस्त संपत्तियाँ जो हैं, जो NPO हो चुकी हैं और उनसे कोई हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, उनको स्ट्रेस एसेट्स के रूप में माना गया है। उनको चीज़ों को कम करना, ठीक है, उनको कैसे उनको रीयूज में लाना, उन सब चीज़ों के लिए IDRCL और NARCL की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों के बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, बैड लोन के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए बस इतनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगली जो न्यूज़ रिलेटेड है वो है ब्लू इकोनॉमी से। ब्लू इकोनॉमी पे रोड मैप लॉन्च किया गया है किन देशों के बीच में, तो यहाँ पर इंडिया है और फ्रांस है, यानी भारत और फ्रांस के बीचों में जो नीली अर्थव्यवस्था हमारी है, ब्लू इकोनॉमी है, उन पे जो है पार्टनरशिप किए गए हैं, एग्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन इतना है कि नीली अर्थव्यवस्था पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो भारत और फ्रांस हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगली न्यूज जो संबंधित है वो है एक पर्सन संजय मल्होत्रा। इनको बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक बनाया गया है, यानी डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड, जो उनका सेंट्रल बोर्ड होता है, उनका डायरेक्टर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। ये मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले जो कौन थे, वो थे देवाशीष पांडे। ठीक है, देवाशीष पांडे थे पहले केंद्रीय बोर्ड के निदेशक जो रिजर्व बैंक का है, और अब कौन है, संजय मल्होत्रा। यहाँ पर एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इसका नाम है। इन्होंने जो कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत कितने विकास दर से कितनी GDP के साथ ग्रो करेगा, तो इन्होंने बताया है 8.6% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो पहले अनुमान था 9.2%, अब घटाकर 8.6% कर दिया गया है।
कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, 8.6% की दर से जीडीपी ग्रोथ होगी इंडिया रेटिंग के अनुसार। यहाँ पर जो अगली न्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट बैंक टू इंटर द मेटावर्स, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन है, जेपी मॉर्गन। यानी जेपी मॉर्गन अब मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया। यहाँ पर मेटावर्स क्या है, तो मेटावर्स को आप वर्चुअल इन्वायरमेंट या वर्चुअल स्पेस कह सकते हैं, यानी आभासी ब्रह्मांड कह सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ क्या है, वर्चुअल है, सारी चीज़ें वहाँ पर वर्चुअल है। तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला जो फर्स्ट बैंक बना है वो बना है जेपी मॉर्गन। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ वर्चुअल होगा, तो यहाँ पर जो जेपी मॉर्गन की जो सीईओ है ना, उनकी जो डिजिटल छवि यहाँ पर बनाई गई है मेटावर्स में, उनका नाम है जेमी डिमोन। ठीक है, जेमी डिमोन की यहाँ डिजिटल छवि बनाई गई है। ठीक है, डिजिटल चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और अगर जेपी मॉर्गन की बात करते हैं तो इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 2000 में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की इतनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो ताशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।